जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, अवामी लीग के सपोर्टर थे, उनका कत्लेआम करना शुरू करा गया। अगर फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकार के बच्चों को दिया जाएगा? जिसके बाद पुलिस एक शूट ऑन साइट का ऑर्डर इशू करती है। ये जो शेख हसीना है, इन्होंने बहुत ज्यादा मारपीट करी है, इनको माफी मांगनी होगी। 1 जुलाई 2024 को बांग्लादेश में कई स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे थे, रोड और रेलवे लाइंस को ब्लॉक कर देते हैं। वे इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश के हाई कोर्ट के एक कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ, जो पास हुआ था 5 जून 2024 को। इस ऑर्डर ने कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम को री इंट्रोड्यूस कर दिया था। कोटा सिस्टम था क्या, इसे दोस्तों अच्छे से समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा बांग्लादेश के हिस्ट्री में। 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में भले ही ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन ज्यादा पैसा वेस्ट पाकिस्तान पर खर्च होता था। ईस्ट पाकिस्तान में 90% लोग बंगाली भाषा बोलते थे, सिर्फ 10% लोग उर्दू भाषा बोलते थे। लेकिन ईस्ट तथा वेस्ट पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे ईस्ट पाकिस्तान की जनता भड़क जाती है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग थी दोस्तों, ये धीरे धीरे उबाल मार रही थी। नाहले पे दहला हो गया 1970 में। साइक्लोन भोला ने ईस्ट पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। A massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोग इस पर ज्यादा मदद नहीं करते। 1 महीने बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं। नेशनल असेंबली में वेस्ट पाकिस्तान में 138 सीटें थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीटें थी। मेनली सिलेक्शन में 2 ही पॉलिटिकल पार्टी थी। वेस्ट पाकिस्तान में बेस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और ईस्ट पाकिस्तान में बेस अवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान ने कई बार ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बताया कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग हमको दबा रहे हैं, उनकी भाषा को दबा रहे हैं और ना ही पैसे दे रहे हैं। और जनरल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वेस्ट पाकिस्तान के लोग सभी लोग शौक हो जाते हैं। अवामी लीग पार्टी लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। वे ईस्ट पाकिस्तान में 162 में से 160 सीट पाते हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में पीपीपी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो लीड कर रहे थे अली कार भुट्टो, वे 138 में से 81 सीटें पाते हैं। इसका मतलब है कि नेशनल असेंबली में अब की बार अवामी लीग गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कि पहली बार पॉलिटिकल पावर ईस्ट पाकिस्तान में होगा। लेकिन जुल्फी अली कार भुट्टो को और पाकिस्तान की मिलिट्री यहया खान इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स ग्राउंड में शेख मुजीबुर रहमान एक भाषण देते हैं और कहते हैं सभी बंगाली भैया एक साथ जुड़ रहे हैं और अब हम ईस्ट पाकिस्तान को एक देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को जब पता चलता है कि ईस्ट पाकिस्तान उनके हाथ से निकला जा रहा है, तो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद बहुत भारी स्केल पर ईस्ट पाकिस्तान पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, करीब लाखों लोग मारे जाते हैं। एक जीनोसाइड हुआ जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के करीब 1 करोड़ लोग भारत में आ जाते हैं शरण लेने। इसी के बाद 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार देखने को मिलता है। ये सब देखकर ईस्ट पाकिस्तान में एक फोर्स का निर्माण होता है जिसका नाम रहता है मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी में कई फार्मर्स, आर्मी लीडर्स और कई सिविलियंस मौजूद हैं, जिनको सपोर्ट दिया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी दोनों ने मिलकर वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी को हरा देते हैं और एक देश बनता है जिसका नाम रहता है बांग्लादेश। The leader of East Pakistan declared the region an independent republic, which he said will be called Bangladesh, the land of the Bengalis. ईस्ट पाकिस्तान में जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में मदद की, उन्हीं लोगों को कहा जाता है फ्रीडम फाइटर्स। इनिशियल कोटा सिस्टम में 30% रिजर्व है फ्रीडम फाइटर्स के लिए, 10% उन महिलाओं के लिए जिनको सहना पड़ा था पाकिस्तान के आर्मी का अत्याचार, 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5% एथनिक मिनोरिटीज के लिए और 1% उन लोगों के लिए
जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज है। अभी जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कोटा सिस्टम को लेकर, वो सिर्फ यही 30% रिजर्व फ्रीडम फाइटर्स के लिए हो रहे हैं। 20 से 25 साल बाद कोटा सिस्टम डाइल्यूट होता गया क्योंकि कई फ्रीडम फाइटर्स की मौत हो गई। 1997 में कोटा सिस्टम में एक चेंज लाया गया कि अब कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी दिया जाएगा, जिसकी वजह से 2010 में एक और चेंज लाया गया। अब कोटा सिस्टम फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को भी दिया जाएगा। इसी वजह से 2018 में देश भर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। ये लोग कोटा सिस्टम में चेंज लाना चाहते थे। इन लोगों का गुस्सा मेनली भी था क्योंकि 30% क्यों रिजर्व है उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे पोतों के लिए। आज़ादी दिलवाए फ्रीडम फाइटर्स ने तो पोता पोतियों को कोटा क्यों दिया जा रहा है। ये मामला तब बांग्लादेश के हाई कोर्ट तक चला गया। 8 मार्च 2018 को कोटा सिस्टम के बारे में जब पिटीशन बांग्लादेश के हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने यह पिटीशन सबमिट किया है उनका कोटा सिस्टम से लेना देना ही नहीं, तो उन्होंने यह पिटीशन सबमिट ही क्यों की। इसके बाद सरकार का जो रिस्पॉन्स था उस वजह से बवाल मच गया। शेख हसीना की सरकार ने कहा कि कोटा सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यह कंटिन्यू रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे क्योंकि गुस्सा सिर्फ कोटा के बारे में नहीं था, इसके पीछे नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या थी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल नहीं रही थी, तो पब्लिक सेक्टर में आप क्यों रिजर्वेशन दे रहे हैं 30%। इसी वजह से स्टूडेंट्स अपनी क्लास बाइकआउट करने लगे, रोड और रेलवे लाइंस को ब्लॉक कर देते हैं। कई स्टूडेंट्स सरकारी वेबसाइट भी हैक कर देते हैं कोटा को रिफॉर्म करने के लिए। कुछ महीनों में प्रोटेस्ट इतने हद तक तेज हो गए, सरकार को चेंज लाना ही पड़ा। दबाव के चलते 2018 में सरकार ने अनाउंस किया कि अब वह कोटा सिस्टम को कैंसिल कर देंगे। प्रोटेस्टर को वह मिल गया जो उन्हें चाहिए था और यही मामला शांत हो गया। फिर 2021 में फ्रीडम फाइटर्स के कई रिलेटिव्स ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली और उन लोगों ने कहा कि सरकार का डिसीजन जिसे कोटा सिस्टम को हटा दिया गया है वो गलत है। 5 जून 2021 को बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। फ्रीडम फाइटर्स और उनके परिवार देश के सबसे बड़े डिसएडवांटेज ग्रुप में से एक है और कोटा सिस्टम को हटाने का तरीका अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल था, जिसकी वजह से एक कोटा सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस डिसीजन के अनाउंस करने के बाद देश भर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। आप सोच रहे होंगे कि कोटा सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस हाई कोर्ट ने किया तो लोग टारगेट शेख हसीना को क्यों कर रहे हैं। इसका वजह है कि शेख हसीना ने अपोजिशन को कई समय तक दबा के रखा। इसी साल शेख हसीना पर दावे लगाए गए कि इलेक्शन उन्होंने फ्री एंड फेयर नहीं कराया। 14 जुलाई को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक ऐसा बात बोल दी जिसने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे पोता पोतियों को कोटा नहीं दिया जाएगा तो क्या रजाकार के पोता पोतियों को दिया जाएगा, क्योंकि रजाकार शब्द बांग्लादेश में बहुत भद्दा माना जाता है। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में ये जो रजाकार लोग एक पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करते थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बने। 18 जुलाई को 15 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत हो गई। अब ढाका की सड़कों पर टैंक दौड़ रहे थे। शेख हसीना की जो सरकार है वो 4G सर्विस को पूरे इलाके में बंद कर दी। उनको लगता है कि ऐसा सख्त कदम उठाने से प्रोटेस्ट कम हो जाएंगे, लेकिन इसका सीधा उल्टा होता है, प्रोटेस्ट और बढ़ने लगता है। इसके बाद पुलिस ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर इशू किया। उन लोगों ने कहा कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता हुआ दिख रहा है तो उसको जान से मार दो। 16 से 20 जुलाई के बीच में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स की मौत हो गई। ये तो सिर्फ ऑफिशियल नंबर है, नॉन ऑफिशियल नंबर तो इससे ज्यादा कहें। फिर 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास करी और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर जिसकी वजह से इस सारा बवाल चार्ट हुआ था, उस ऑर्डर को वो कैंसिल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अब 93% जॉब्स मेरिट के बेस पर होंगे, सिर्फ 5% जॉब्स फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए होंगे और 2% में एथनिक माइनॉरिटी के लिए, ट्रांसजेंडर्स और फिजिकल डिसेबिलिटीज लोगों के लिए होंगे। इस चेंज से प्रोटेस्टर्स खुश नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोटा क्यों दिया जाए फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को। चाहते थे कि
कोटा सिस्टम हटा दिया जाए। उनकी दूसरी मांग थी कि शेख हसीना की सरकार को माफी मांगनी हो और उन लोग जो जिम्मेदार हैं बच्चों की हत्या के लिए उनको सजा सुनाई जाए और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जेल में बंद किए गए हैं उनको रिहा किया जाए। टोटल प्रोटेस्टर्स ने 9 मांगे रखी थी, लेकिन एक हफ्ते बाद भी ये मांगे पूरी नहीं करी गई। अभी भी सड़कों पर मिलिट्री तैनात है। 4 अगस्त को एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब स्टूडेंट्स अपना क्लास अटेंड करना बंद कर देते हैं और अब शेख हसीना की सरकार को एक रिजिग्नेशन की मांग करते हैं। ढाका तक एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट करते हैं। 5 अगस्त को एक फाइनल प्रोटेस्ट की मांग करी। प्रोटेस्टर्स ने शेख हसीना के ऑफिशियल रेजिडेंस को घेर लिया। सिचुएशन इतनी खराब थी कि दोपहर के 1:30 बजे उनकी सिक्योरिटी टीम ने बताया कि हालत बहुत डेंजरस है, आपको अभी देश छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन शेख हसीना देश छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वे एक स्पीच देना चाहती थी, लेकिन उनके पास टाइम कम था। शेख हसीना अपनी बहन के साथ एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से देश छोड़कर भाग जाती है और उसी दिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने एक ऐलान किया और उन्होंने कहा कि वे एक जल्द ही इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे। All the leaders of political parties. They came here and we had a good discussion. We have decided to form an interim. जैसे ही शेख हसीना देश छोड़कर जाती है, वैसे ही अवामी लीग के जो सपोर्टर थे और हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उनको घर से निकाल कर मारा जाने लगता है। जानबूझकर इस तरह मारा जा रहा था कि किसी को मारकर उल्टा लटका दे रहे थे, आग में जला दे रहे थे, कि किसी को मारकर सड़क पर फेंक दे रहे थे। जो हिंदू टेम्पल थे उनको जलाया गया और अभी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनिस ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं।